एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है। आज शनिवार है, एक स्पेशल सेशन करेंगे। आज मैं आपको दिखाता हूँ बैंकिंग पीओ मेंस में या सीजीएल मेंस में, एसएससी में आप किस तरह के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करते हैं क्लोज टेस्ट में। ये हाईएस्ट लेवल का क्लोज टेस्ट है जो आप देखेंगे किसी भी एग्जाम के अंदर। तो आज की क्लास में कोशिश करते हैं सीखने की ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए। ये क्लोज टेस्ट वोकैब बेस्ड है, वोकैब हैवी रहेगी। तो 6-8 क्वेश्चंस में लगभग 50 नए वोकैब वर्ड्स आप सीखेंगे। मेलिएबिलिटी, फिकंडिटी, डेक्सटेरिटी, है ना। चलिए पूरे मन से क्लास को लेना और अपना स्कोर लास्ट में मुझे जरूर से बताना। आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलो, क्या द ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोडक्टिव पावर ऑफ लेबर एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द। अब देखो यहाँ एक वर्ड आएगा जो स्किल से मिलता जुलता है, ठीक है। ग्रेटर पार्ट ऑफ द स्किल एंड जजमेंट विद विच इट इज एनीवेयर डायरेक्टेड अप्लाइड सीम टू हैव बीन द इफेक्ट्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर। ये आप बाद में भरोगे, पहले मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या है, जो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सेंटेंस अगर आप पढ़ पा रहे हो ना, चलो एक टेस्ट करते हैं छोटा सा। अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ पा रहे हो, मान लो यहाँ पे स्किल नाम का वर्ड ही आप रिप्लेस कर दो, ठीक है, और इस सेंटेंस का मीनिंग आप निकाल के देखो तो 90% तो आप सही रास्ते पे हो। अगर इसका मीनिंग आपको सही से निकालना आ रहा है तो कोशिश करो, सभी लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्किल डाल दो और इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। चलो, कुछ नहीं करना है, वर्ड फॉर वर्ड पढ़ते जाओ ब्रेक करते हुए। कह रहे द ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट, सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट्स, और कहाँ पे? प्रोडक्टिव पावर्स में लेबर की, ठीक है। लेबर कैसे प्रोडक्टिवली काम कर सकता है, मजदूर कैसे काम करेगा, मजदूरी करेगा। कह रहे जो सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट्स है ना। अच्छा, और दूसरी चीज़ किस में? और दूसरी चीज़ है ज़्यादा बड़ा जो पार्ट है, ज़्यादा बड़ा जो हिस्सा है स्किल का। देखो, प्रोडक्टिव पावर्स ऑफ लेबर एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द स्किल, और स्किल और जजमेंट है ना। स्किल और जजमेंट, स्किल मतलब आपकी कला, जजमेंट मतलब आपका तजुर्बा, समझ लो। कह रहे ये दो वो चीज़ें हैं विद विच ये इट इज़ एनीवेयर डायरेक्ट होती है, अप्लाइड होती है। कौन सी चीज़? प्रोडक्टिव पावर ऑफ लेबर, समझ रहे हो। कह रहे सबसे बड़ी जो इंप्रूवमेंट है ना प्रोडक्टिव पावर ऑफ लेबर में, और इन दोनों चीज़ों में जिनके सहारे विद विच ये कहीं भी अप्लाई और डायरेक्ट होती है, लगाई जाती है, या जिसको डायरेक्ट किया जाता है। कह रहे ये जो इंप्रूवमेंट्स हैं इस टाइप की, ये दिखाई देती हैं कि ये रह चुकी हैं, हैव बीन, जो है इफ़ेक्ट्स, जो है प्रभाव डिवीजन ऑफ लेबर के। डिवीजन ऑफ लेबर एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में, है ना, जिसमें लेबर को डिवाइड कर दिया जाता है। आप ये वाला काम देखोगे, आप ये देखोगे, आप ये देखोगे, आप ये देखोगे, सब अपना अपना करोगे, कोई झगड़ा नहीं, सबका काम जो है अच्छे से होगा। इसको डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। तो ये कह रहा है, ये कह रहा है इंप्रूवमेंट जो है ना वो रही हैं, सीम टू हैव बीन, ये इसी डिवीजन ऑफ जो लेबर के इम्पैक्ट्स, इनकी वजह से ही ये इंप्रूवमेंट सारी की सारी हमें जो है देखने को मिली है। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा बना है। अब यहाँ पे स्किल से मिलता जुलता एक वर्ड हमें यहाँ पे फिट करना है। वर्ड्स हमारे पास 4-5, चारों वर्ड्स को देख लेते हैं। देखो, मैनिएबिलिटी, लास्ट में आ रहा है लिटी। ये बिलिटी यहाँ जहाँ भी देखते हो ना, वो नाउन ही होता है। जैसे एक नाउन है एबिलिटी, एबिलिटी मतलब आपकी क्षमता, है ना। तो लास्ट में एबिलिटी, ये जो एबिलिटी देख रहे हो ना, एबिलिटी ये कोई क्षमता की बात कर रहा है आपकी। अब वो किस चीज़ की है? वो है मेलिएबल होने की। मेलिएबल क्या होता है? मान लीजिए चलो आटा ले लो आप अपने हाथ में, लगा हुआ आटा, है ना, जिसकी रोटी अभी बनाने वाले हो। उस आटे को या कोई जली ले लो या पनीर ले लो, उसको आप जैसे घुमाओगे, जिस शेप में ले आओगे वो उसी शेप में आ जाएगा। समझ रहे हो। मेलिएबल हर वो चीज़ है जिसकी शेप चेंज की जा सकती है, और मेलिएबिलिटी हर उस चीज़ की वो क्षमता है, वो एबिलिटी है जो चीज़ अपनी शेप को चेंज कर ले। कुछ धातु, कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जिनको गर्म करोगे उनकी जो है शेप चेंज हो जाएगी। इनफैक्ट गोल्ड भी एक ऐसा ही मेटल है जिस पे आप प्रेशर अप्लाई करो तो गोल्ड अपनी शेप को चेंज कर लेता है। आप देखना, आपकी अंगूठी है ना गोल्ड की, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी अगर उस पर आप थोड़ा सा दबाव डालोगे तो मेलिएबिलिटी मतलब योर एबिलिटी टू बी मेलिएबल, आपकी दूसरा आकार लेने की क्षमता कहलाती है मेलिएबिलिटी। तो स्किल से इसका कोई कनेक्शन तो बैठ नहीं रहा। दूसरा वर्ड है फिकंडिटी। ये वर्ड बना है फीकंड से। फीकंड एक सिनोनिम है फर्टाइल का। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, जानते हो ना, फर्टाइल। तो ये फर्टाइल से फिकंड बना है, फर्टिलिटी से फिकंडिटी बनी है। फर्टिलिटी मतलब आपका उपजाऊपना या प्रोडक्टिवनेस या प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो फिकंड और फर्टाइल एक दूसरे के सिनोनिम है। फर्टाइल का बिल्कुल उल्टा होता है फ्यूटल, इसका मतलब होता है बंजर।
है ना। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, और फ्यूटल मतलब बंजर बंजर बंजर, है ना, जिस पे कुछ भी ना उगे, जो अनप्रोडक्टिव हो उसको बोलते हैं फ्यूटल। जैसे फ्यूटल एफर्ट्स, कोई भी चीज़ फ्यूटल हो सकती है ना, जिसमें कुछ रिजल्ट ना निकले, बंजर ज़मीन की तरह होता है फ्यूटल। तो फर्टाइल का उल्टा, फीकेंड का उल्टा है फ्यूटल। अगला वर्ड है डेक्सटेरिटी। ये वर्ड आप अच्छे से जानते हो। डेक्सटेरिटी का मतलब क्या होता है? आपकी स्किलफुलनेस, स्किलफुलनेस, आपकी कलाकारी। ये वर्ड बना है डेक्स्टर से, डेक्स्टर से। डेक्स्टर वो आदमी है जो बड़ा ही स्किलफुल है, और एक्चुअल में वो दोनों हाथों से लिख सकता है ना। इसके पीछे कहानी आपने सुनी होगी, डेक्स्टर जो दोनों हाथों से लिख सकता है ना। तो डेक्सटेरिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्किलफुलनेस, किसी भी काम में आपकी महारत बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेक्सटेरिटी। लास्ट वर्ड है फिरोसिटी, सेकेंड लास्ट। फिरोसिटी का मतलब होता है आपकी वाइल्डनेस, किसी भी चीज़ की फिरोसिटी। देखो फिरोशियस एक वर्ड है, इसको फिरोज खान से जोड़ लेना, ठीक है। फिरोज खान, फिरोशियस, ऐसा कुछ दिमाग में बिठा लो ना। फिरोशियस मतलब फिरोज खान। तो फिरोशियस मतलब वेरी वाइल्ड, वेरी जो है आपने यूँ बोल दो, क्या बोलूँ मैं आपको, सैवेज, है ना, सैवेज, फियर्स, फियर्स, जिसमें जंगली बना होता है ना, उसको बोलते हैं फिरोसिटी। जैसे कोई जानवर है ना, उसकी फिरोसिटी आप देखोगे तब जब वो जानवर आप पे अटैक करेगा, आप उसका जंगली बुना तभी देख पाओगे। तो ये हो गया फिरोसिटी। तो इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है स्किल से। लास्ट वर्ड है एनकम्बरेंस। इस वर्ड को मैं आपको तोड़ के बता देता हूँ, अलग से मैं ले भी आया हूँ इसको। ये वर्ड बना है कंबर से, ठीक है, कंबर से। कंबर से एक और वर्ड बनता है कंबरसम। कंबरसम का मतलब होता है झल्ला, ऑकवर्ड, डिफ़िकल्ट टू हैंडल। कोई ऐसा इंसान या कोई चीज़ जिसको आप अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, कंबरसम हो जाएगी वो आपके लिए, झल्ले जैसी हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी, है ना। कंबर का मतलब होता है डिफ़िकल्टी। एनकम्बरेंस नाउन भी इसी से बना है, आपके रास्ते का रोड़ा डिफ़िकल्टी या बर्डन है आपकी एनकम्बरेंस। किसी भी इंसान की इनकम्बरेंस क्या है? उसकी बर्डन, उसकी डिफ़िकल्टी, या किसी काम को करने के रास्ते में जो उसके रोड़े आ रहे हैं, वो उसकी एनकम्बरेंस है। उसी से वर्ड बना है कंबरसम, जिसके पास ही कंबर सी कंबर्स हो, जो डिफ़िकल्ट हो, हर चीज़ में ऑकवर्ड सा हो, उसको बोलते हैं कंबरसम। तो ये साथ अपने पास 4-5 वर्ड्स हैं, थोड़े से एडवांस वर्ड्स हैं मैं जानता हूँ, लेकिन आपको रिवीजन करना होगा। एक बार अभी सीख लो, एक रिवीजन कल सुबह में देना 40 वर्ड्स का, फिर महीने में एक बार अपना जो है वोकैब वाली पीडीएफ जितनी भी आपको मिल रही हैं कोर्स में, सारी वोकैब वालियों का रिवीजन कर लिया करो। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा सर डिक्सटेरिटी। पार्ट ऑफ द डिक्सटेरिटी यानी कि स्किलफुलनेस एंड जजमेंट, दोनों डिक्सटेरिटी जो है स्किल का सिनोनिम यहाँ पे सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। मैंने आंसर्स भी डाल दिए हैं। मैलिएबिलिटी मतलब योर एबिलिटी टू चेंज शेप्स, फेरोसिटी मतलब आपका जंगलीपना, वाइल्डनेस, है ना। सब आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस भी कोर्स की आपको नीड हो, कोर्स पे क्लिक करें। डिस्काउंट लेने के लिए कोर्स के ऊपर रखे हुए कूपन पे क्लिक करें। 749 का कोर्स राइटिंग का आपका 499 का हो जाएगा, और फिर आपको क्लिक करना है आई एम इंटरेस्टेड बटन पे। जैसे इस बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपके व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको पेमेंट का लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप जाकर के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलो सेकंड क्वेश्चन है, आराम से देखो इसको, यहां क्या लगाओगे? चलो कह रहे द इफेक्ट्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर इन द जनरल बिजनेस ऑफ सोसाइटी विल बी मोर इजीली डैश। अब यहाँ पे लगाना है कुछ अपने को, कोई वर्ड है ना, अंडरस्टूड लिखा हुआ है। अंडरस्टूड का मतलब होता है समझना, समझ, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड। तो यहीं पे रुक जाते हैं अपने, आगे तो क्या देखना, चलो पढ़ ही लो। बाय कंसीडरिंग इन व्हाट मैनर इट ऑपरेट्स इन सम पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स। कह रहे जो इफेक्ट्स हैं डिवीजन ऑफ लेबर के,
लेबर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर मैंने आपको बता दिया ना, लेबर को डिवाइड कर देना अलग अलग ब्रांचेस में। कह रहा है इस काम के जो इफेक्ट्स हैं ना वो कहाँ पे, सोसाइटी के जनरल बिजनेस में, समाज के जनरल जो है कामगिरी में। कह रहा है वो इजीली तब अंडरस्टूड होंगे, तब समझे जाएंगे इस चीज़ को कंसीडर करके। और कौन सी चीज़, कह रहे जिस तरीके से इन मैटर, इन वट मैनर, जिस मैनर से ये ऑपरेट करता है क्या, डिवीजन ऑफ लेबर। और किसमें, कुछ खास तरह के मैन्युफैक्चरर्स में, कुछ खास तरह के फैक्ट्रीज में। मैन्युफैक्चर मतलब जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, जहाँ पे चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। तो कह रहा है इफेक्ट्स तभी आप समझ पाओगे जब आप कंसीडर करोगे किस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर जो है काम करता है अलग अलग टाइप के बिजनेसेस के अंदर। अब यहाँ समझने की बात हो रही है और एक वर्ड चाहिए हमें समझने से मिलता जुलता। अब देखो ये वर्ड इजी है, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो, अंडरस्टूड का सिनोनिम इनमें से आप निकाल दोगे। लेकिन अपना जो है ना ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि बाकी के वर्ड्स भी अपने को आने चाहिए। एक तो चलो आंसर बन गया, फिर 4 बचे, 4 के मीनिंग भी आपको आने चाहिए। आपको पूरा जो है ना 40 वर्ड सीखने का आपका टास्क है इस सेंटेंस जो है पूरी एक्सरसाइज में। तो कौन सा वर्ड है भाई इसका सिनोनिम, चलो अपने पास वर्ड होता है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। इसी से ही आपने सुना होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आरसी, है ना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या मतलब होता है, कॉम्प्रीहेंड ही तो कर रहे हो आप रीडिंग को, आप रीड करके कितना समझ पाते हो, यही आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। तो यहाँ पे विल बी मोर इजली, तो विल बी प्लस में V3 चाहिए अपने को, पैसिव वॉइस चाहिए। इफेक्ट्स विल बी अंडरस्टूड, यानी इफेक्ट्स विल बी कॉम्प्रीहेंडेड। कॉम्प्रीहेंड एंड अंडरस्टूड एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, V2 दोनों जगह, V3 दोनों जगह लग गई। तो डी आपका आंसर यहाँ पे बन गया, ठीक है, सेकंड में। अब देखते हैं ए बी सी और ई को, ए बी सी और ई को। एक्सट्राडाइट का मतलब होता है प्रत्यारोपण। आप जानते हैं जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर किसी क्रिमिनल को हैंड ओवर किया जाता है। जैसे माल्या को पकड़ा, कहाँ पकड़ा, यूके में। अब यूके की सरकार इंडिया को दे देगी तो एक्सट्राडाइट करेगी विजय माल्या को इंडिया की तरफ, तो इसको बोलते हैं हिंदी में प्रत्यारोपण, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्राडाइट। इसी से वर्ड बनता है एक्स्ट्राडिशन पैक्ट, है ना। किसी कंट्री के साथ में प्रत्यारोपण संधि भी होती है हमारी, तो एक्स्ट्राडिशन पैक्ट। फिर और वर्ड है अपने पास कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव, ये वर्ड कॉम्प्रीहेंड से ही बना है। कॉम्प्रीहेंसिव हर वो चीज़ है जो आपको कॉम्प्रीहेंड करने में मदद करे। और वो कैसे होगी, जब वो बहुत डिटेल्ड होगी। ये वर्ड अपने अलग से लिए रखे हैं सारे, ठीक है। जब कोई चीज़ बहुत ही एग्जॉस्टिव या डिटेल्ड होगी ना, वो कॉम्प्रीहेंसिव होगी। क्यों, क्योंकि हर डिटेल उसमें आ चुकी है, बहुत ही एग्जॉस्टिव है, बहुत ही बड़ी आकार में हर चीज़ को वो शामिल करती है, इसलिए वो कॉम्प्रीहेंसिव है, आपको कॉम्प्रीहेंड करने में मदद कर रही है ना। तो कॉम्प्रीहेंसिव, जैसे कॉम्प्रीहेंसिव प्लान हो सकता है, कॉम्प्रीहेंसिव डिस्कशंस हो सकती हैं, कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स हो सकता है, डिटेल्ड, एग्जॉस्टिव। फिर एक वर्ड है हमारे पास कंपाइल। पाइल का मतलब होता है ढेरी, और कम मतलब साथ में, किसी चीज़ की ढेरी बना देना बड़ी सी। कंपाइल का मतलब होता है पुट टुगेदर करना, एक्यूमुलेट करना, चीज़ों को गैदर करना, इकट्ठा करना। जैसे इसको असेंबल करना भी बोलते हैं, असेंबल करना भी बोलते हैं। जैसे आपके पास डेटा आया, आप कहीं पे जॉब करते हो, आपके पास 7 ऑफिसेज हैं, 7 ऑफिसेज हैं, सबका डेटा आपके पास आता है और आप ऊपर उसको रिपोर्ट करते हो। तो आप क्या करते हो, एक्चुअल में सबके डेटा को कंपाइल करते हो, असेंबल करते हो, एक्यूमुलेट करते हो, पुट टुगेदर करते हो। कंपाइल करने का मतलब यही है, सबका पाइल बनाना, एक साथ सबको इकट्ठा कर देना। फिर एक वर्ड है कंट्राइव, इसका मतलब होता है प्लॉट करना, साजिश रचना। गंदी साजिश और अच्छी साजिश दोनों ही टाइप की, है ना। इन्वेंट करना किसी भी चीज़ के प्लान को, गलत हो गया तो साजिश हो गई और अच्छा हो गया तो इन्वेंशन हो गया, है ना। प्लान बनाना किसी भी चीज़ का कंट्राइव करना कहलाता है। इसको मैं तोड़ के नहीं बता पाऊंगा, ये वर्ड आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। कंट्राइव का मतलब होता है प्लॉट या इन्वेंट या डिज़ाइन अ प्लान। तो इस तरीके से आपके 4-5 वर्ड्स हो गए। तो ये जो है ना एक्स्ट्राडिशन, ये देख लेना, एक्स्ट्राडिशन ऑफ विजय माल्या एंड चोक्सी फ्रॉम द यूके टू इंडिया, ये आप न्यूज़पेपर में बहुत बार सुनते हो। तो एक्स्ट्राडाइट नाम की वर्ब से ही एक्स्ट्राडिशन नाम का नाउन हमने बनाया हुआ है। एक्स्ट्राडाइट वर्ब है, कंट्राइव वर्ब है, कंपाइल वर्ब है, कॉम्प्रीहेंसिव एक एडजेक्टिव है, कॉम्प्रीहेंडेड एक वर्ब है। किसी चीज़ को समझने के लिए यूज़ करते हैं कॉम्प्रीहेंशन को। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये देखो, ये कह रहा है कि इफेक्ट तभी समझ में आएंगे, इजीली अंडरस्टूड होंगे या कॉम्प्रीहेंडेड होंगे, जब अलग अलग तरह के मैन्युफैक्चरर्स में हम इसको स्टडी करेंगे। कह रहा है इट इज़ कॉमनली सपोज्ड टू बी कैरिड फर्देस्ट इन सम वेरी माइनर वंस। कह रहा है ये कॉमनली माना जाता है, सपोज किया जाता है कि ये कैरिड किया जाता है, ले जाया जाता है सबसे आगे, फर्देस्ट, ठीक है, फार, फार्दर, फार्देस्ट,
कह रहे सबसे आगे ले जाया जाता है, आगे से आगे तक ले जाया जाता है इसको, डिवीजन ऑफ लेबर को, और किसमें, कुछ बहुत ही माइनर छोटे वाले मैन्युफैक्चरर्स में, बिजनेसेस में। ऐसा कॉमनली समझा जाता है, सपोज किया जाता है। कह रहे नोट परहैप्स दैट इट रियली इज कैरिड फर्दर इन देम देन इन अदर्स ऑफ मोर इंपॉर्टेंस। कह रहे लेकिन शायद नहीं, नोट परहैप्स ये होता है कि वास्तव में ये कैरिड फर्दर होता है ऐसे बिजनेसेस में, इन देम इस तरह के माइनर वन में, बजाय उनके देन जो कि इन अदर्स हैं, दूसरे टाइप के हैं। एक सेकंड रुक जाना ना, जो दूसरे टाइप के हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाले भी हैं। सेंटेंस अजीब अजीब बने हुए हैं, मैं सच बता रहा हूँ, पढ़ने में मुश्किल है। तो कह रहा है कॉमनली यही समझा जाता है कि छोटे व्यापारों में डिवीजन ऑफ लेबर बहुत अच्छे से होता होगा, लेकिन शायद उनमें उतना अच्छे से नहीं होता। नॉट परहैप्स दैट इज रियली कैरिड आर फर्दर इन देम, बजाय उनके जो कि ज़्यादा बड़े व्यापार हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वंस जो है मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब यहाँ पे आपको माइनर का यानी छोटे व्यापारों का एक सिनोनिम चाहिए। माइनर के लिए अपने पास 5 वर्ड्स हैं, 5 में से माइनर का मीनिंग निकाल सकते हो। चलो, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस वो इंसान होता है या कोई भी चीज़ होती है जो बहुत ही डिटेल्ड हो, ठीक है, क्लोज टू परफेक्शन हो। जैसे आप मेटिकुलस स्टडीज कर रहे हो किसी चीज़ की, मेटिकुलस बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी कर रहे हो आप, क्लोज टू परफेक्शन अपनी स्टडीज़ को लेके जा रहे हो, ठीक है, मेटिकुलस। पैलिएटिव, पैलिएटिव का मतलब होता है, मान लीजिए आपकी कमर में दर्द है, ठीक है, डॉक्टर के पास गए और आपने बोला मेरी कमर सही कर दो, मेरे कमर में क्रैम्प आ गया, आपके दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने क्या बोला, क्रैम्प तो ठीक है मैं सही नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये दवाई ले लो आप, इस दवाई से आपका दर्द कम हो जाएगा। तो आपको एक्चुअल में पैलिएटिव केयर दे रहा है डॉक्टर। पैलिएटिव एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को के इफ़ेक्ट को कम करना, किसी चीज़ के अंदर आराम लाने की कोशिश करना, खासकर दर्द में या किसी ऐसी चीज़ में, लेकिन उस चीज़ की जो है ना सोल्यूशन ना निकालना। आ रही है बात समझ में? जैसे एक भिखारी है, आपको मिल गया, आप भूखा था, तो आपको एक्चुअल में उसके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो कुछ कमा सके, है ना, ताकि वो भूखा ना मरे, लेकिन आपने क्या किया, उसको खाना दे दिया। तो ये आपने उसकी पैलिएटिव केयर की है। कल को वो फिर भूखा होने वाला है, फिर उसको खाना ही देना पड़ेगा। आपने उसकी जो प्रॉब्लम है ना भिखारी की, वो नहीं समझी, उसकी प्रॉब्लम है कि उसके पास काम नहीं है। समझ गए ना, जिसको बोलते हैं पैलिएटिव। इसी से बनता है पैलिएटिव केयर हॉस्पिटल्स, ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पे ऐसे लोगों को रखा जाता है जो, समझ रहे हो ना, जिनको ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, बस उनको आराम से वहाँ पे चैन से जो है, समझ के अपनी लास्ट डेज को वो निकाल सकें। पैलिएटिव केयर हॉस्पिटल्स जनरली कैंसर के, एड्स के, ऐसे बड़ी बीमारियों के हॉस्पिटल्स को बोलते हैं पैलिएटिव केयर हॉस्पिटल्स, जहाँ पे इलाज नहीं होता, बस उनको प्यार से जो है वो अपने लास्ट मोमेंट्स को बिना दर्द के निकाल सके। तो ये पैलिएटिव केयर हो गया। मेटिकुलस आपने देख लिया। इंट्रूसिव वो है जो इंट्रूजन करे या इंट्रूड करे। इंट्रूड का मतलब होता है अंदर घुस जाना, कॉज करना डिसरप्शन को। आप और मैं बातचीत कर रहे हैं और इतने में आपका दोस्त आ गया, बीच में बोल रहा है आपसे कुछ, वो आपको इंट्रूड कर रहा है। आप अपने घर में कुछ कर रहे हो, आपका पड़ोसी आपकी खिड़की में से आपको झांक रहा है, वो आपकी प्राइवेसी में इंट्रूड कर रहा है ना, इंट्रूड कर रहा है। इंट्रूसिव मतलब इंट्रूड करने वाली कोई भी चीज़, इंसान हो सकता है, सरकार का कोई कानून हो सकता है जो इंट्रूसिव हो, है ना, इंट्रूसिव जो इंट्रूड करे। कन्विवियल बना है विवियल से और कन से, कन मतलब साथ में, ये विवियल वर्ड का रूट का मतलब होता है लाइफ, इसी से वर्ड बनता है रिवाइवल, फिर से लाइफ आना, किसी चीज़ में फिर से नई जान आना, रिवाइवल आना। कन्विवियल मतलब साथ में लाइफ, साथ में लाइफ तब निकालते हैं जब आप दोस्ताना होते हैं किसी के साथ में। कन्विवियल का मतलब होता है फ्रेंडली। ये 5 वर्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। कन्विवियल और जीनियल एक ही बात है, फ्रेंडली। जब साथ में अच्छे तरीके से लाइफ बिताते हो फ्रेंडली मैनर में लोगों के साथ, तो आप कन्विवियल होते हो, आपका एटीट्यूड कन्विवियल हो जाता है ना, कन प्लस में विवियल। इंट्रूसिव मतलब डिसरप्टिव, जो इन्वेजिव हो, जो इंट्रूड करे या इन्वेजन करे आपके घर में, आपकी प्राइवेसी में, किसी भी चीज़ में। पैलिएटिव मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें क्योर ना होता हो, सिर्फ आपका पेन जो है उसको कम किया जाए। और मेटिकुलस मतलब एक्सट्रीमली केयरफुल इन डिटेल्स, डिटेल्ड, या इसके लिए एक अच्छा वर्ड है पंक्टिलियस, बहुत ही एडवांस वर्ड है पंक्टिलियस, लिख के देख लो सब अपने अपने नोटबुक्स में। पंक्टिलियस, पंक्टिलियस का मतलब भी होता है मेटिकुलस। अब देखो पैलिएटिव केयर से एक वर्ड और बनता है हॉस्पिस। हॉस्पिस का मतलब क्या होता है? पैलिएटिव केयर सेंटर फॉर टर्मिनली इल पीपल। अगर कोई आदमी हॉस्पिस में गया है ना, हॉस्पिस में, तो उसको डॉक्टर ने इसलिए भेजा है कि इस आदमी की अब जीवन ज़्यादा बचा नहीं है और जितना बचा है उसमें बहुत पेन इसको होने वाला है, तो हॉस्पिस में से कुछ ऐसा इलाज करेंगे कि ये अपनी जो है जीवन को पूरा कर सके।
है ना। इलाज नहीं होगा ऐसा कुछ, बस कुछ इसको ट्रीटमेंट देंगे ताकि खुश रहे, अच्छा रहे, पेन किलर देंगे। तो एक अच्छा वर्ड होता है, जगह तो गंदी है पर वन वर्ड अच्छा है, हॉस्पिस, है ना। पैलिएटिव केयर सेंटर को बोलते हैं हॉस्पिस। तो आपका आंसर है सर यहाँ पे ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है ट्रिफलिंग, यानी कि अनइम्पॉर्टेंट, छोटे मोटे माइनर अनइम्पॉर्टेंट चीज़ को बोलते हैं ट्रिवियल या ट्रिफलिंग। ठीक है, जैसे अ फाइट ओवर ए ट्रिफलिंग या ट्रिवियल मैटर, छोटे से मुद्दे पे, अनइम्पॉर्टेंट मुद्दे पे एक फाइट, है ना, ट्रिवियल। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट पे। देखो फटाफट क्या लगाओगे इसमें। कह रहा बट इन दोज मैन्युफैक्चरर्स which are dashed to supply the small wants of but a small number of people, the whole number of workmen must necessarily be small। इतना ही पढ़ लेते हैं, फिर अगले वाले भी तो 5 नंबर आ जाएगा। कह रहे लेकिन उन छोटे मैन्युफैक्चरर्स में, छोटी फैक्ट्रीज में जो कि मेंट है, मेंट का मतलब होता है आपसे क्या आशा की जा रही है ना, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। कह रहा वो छोटे मैन्युफैक्चरर्स जो मेंट हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं कि वो सप्लाई करेंगे छोटी वॉन्ट्स को, छोटी इच्छाओं को, और किसकी, ऑफ, बट यहाँ पे बता रहा है ओनली को। बट एक एडवर्ब भी होती है, जब बीच में आ जाए बिना कंजंक्शन के रोल के तो एडवर्ब का काम करती है ना। तो सिर्फ ओनली, बट का मतलब है ओनली, ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। कह रहा है ऐसे मैन्युफैक्चरर्स के अंदर जहाँ पे छोटे, कुछ ही लोगों की छोटी छोटी इच्छाओं के लिए कुछ जो है प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, छोटे मोटे व्यापार होते हैं जो। कह रहा है ये जो होल नंबर ऑफ वर्कमैन है ना, वो नेसेसरली बी स्मॉल होना ही चाहिए, है ना, मस्ट नेसेसरली बी स्मॉल। तो वहाँ पे ज़्यादा वर्कमैन नहीं होने चाहिए। छोटा सा बिजनेस है, कुछ ही लोगों की छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करते हो, बच्चों की गोली टॉफ़ी बनाने की फैक्ट्री है ना। तो ये अगर छोटा मोटा बिजनेस है ना, छोटी मोटी वांट्स को दूर करने वाला, तो ऐसे बिजनेस में वर्कमैन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कहना चाह रहा है ये। अब देखो मेंट के लिए सही वर्ड आपको यहाँ पे लगाना है 5 में से। डेस्टाइन्ड, डिस्टिल्ड, डिराइव्ड, डिवोल्व्ड और डेरोगेटेड। अगर मीनिंग नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन, ये सबसे इजी क्वेश्चन है इसमें। चलो, आपने एक वर्ड सुना होगा डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है आपका नसीब या मुकद्दर, आपका भाग्य या आपका फॉर्चून। अगर कोई चीज़ डेस्टाइन्ड है ना, तो उसने अपना नसीब लिखवा लिया है। जैसे द कंपनी, कोशिश करता हूँ साफ लिखने की, वॉज destined टू गो बैंकरप्ट। ठीक है, वैसे ही द करप्ट पॉलिटिशियन वॉज destined टू गो टू जेल, है ना। या द पार्टी वॉज destined टू लूज द इलेक्शंस। इन सब का मतलब पता क्या है? इन सब का मतलब ये है कि सब ने अपना अपना नसीब लिखवा लिया था। कंपनी ने नसीब लिखवा लिया था कि वो बैंकरप्ट होगी अपने कर्मों से। इस करप्ट पॉलिटिशियन ने अपना डेस्टिनी, नसीब लिखवा लिया था कि वो जेल में ही जाएगा। मतलब इसके नसीब में लिखा ही हुआ था ये जाएगा ही जाएगा, इसने काम ही ऐसे किए हैं। वैसे ही इस पार्टी के नसीब में भी लिखा हुआ था कि ये हारेगी, काम ही ऐसे किए हैं। जब भी कोई चीज़ डिस्टाइंड होती है ना, समझ लेना वहाँ जाने के लिए वो चीज़ जो है उसका नसीब लिखा जा चुका है। अब यही बात ये यहाँ पे भी करना चाह रहा है। कह रहा है वो मैन्युफैक्चरर जो डिस्टाइंड हैं कि उनका नसीब मुकद्दर यही है कि वो सप्लाई करेंगे छोटी छोटी वॉन्ट्स को, सिर्फ छोटे छोटे लोगों की, है ना। तो मेंट की जगह पे डिस्टाइंड नाम का वर्ड आपको यहाँ पे चूज करके रखना है। अब इसको अपने कंफर्म करेंगे बाकी चारों वर्ड से, इनमें से कहीं वर्ड कोई मेंट से मिलता जुलता तो नहीं है। तो डिस्टिल्ड का मतलब होता है, देखिए आपने डिस्टिल्ड वाटर सुना होगा। डिस्टिल्ड और कुछ नहीं होता, पानी को, गंदा पानी है या साफ़ भी हो तो उसको पहले पानी को गर्म किया, फिर उसकी भाप बनाई, उस भाप को यहाँ से लेकर के यहाँ पर लेके गए, इस बॉक्स में डाला, ये बॉक्स एकदम साफ़ था और यहाँ पे एकदम साफ़ पानी आ गया, इसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड का मतलब होता है प्योरीफाइड। इसी से वो बनती है डिस्टिलरी, है ना। डिस्टिलरी के अंदर अल्कोहलिक बेवरेजेस भी बनती हैं, डिस्टिलरी बोलते हैं उसको, है ना, जहाँ पे पानी को गर्म करते हैं और उसको प्योरेस्ट फॉर्म में लेकर के आते हैं।
तो ये डिस्टिल्ड का मेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं है। डिस्टिल्ड का मतलब होता है प्योर, एकदम प्योरीफाइड, जिसको एकदम साफ सुथरा कर दिया गया हो। फिर एक वर्ड है डिवॉल्व्ड, ये वर्ड बना है डी प्लस में इवॉल्व से। इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना, डिवॉल्व का मतलब होता है विकास की जगह उल्टा आना, आगे नहीं पीछे आना। आ रही है बात समझ में? डी प्लस में इवॉल्व तो हो रही है, लेकिन डी पीछे की तरफ इवॉल्व हो रही है, प्रोग्रेस नहीं कर रही, रिग्रेस कर रही है। कोई चीज़ जो है एडवांस नहीं कर रही, जिसका पतन हो रहा हो, रिग्रेशन हो रहा हो, डिवॉल्व होती है। फिर एक वर्ड है डिराइव, ये वर्ड बड़ा सिंपल सा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इन्फर या रिड्यूस करना, इन्फर या डिड्यूस करना, उसी को बोलते हैं डिराइव करना। जैसे आपको एक थ्योरम बताई गई पाइथागोरस, उस थ्योरम से आपने एक दूसरी थ्योरम बना दी, ठीक है, तो आपने दूसरी थ्योरम को इस थ्योरम से डिराइव किया है। या पुलिस वाले जज साहब ने आपसे कुछ पूछा, आपने उनको जो बताया, उसी आपके बताने से जज साहब ने किसी चीज़ को डिराइव किया कि आपने गुनाह किया है या नहीं किया, है ना। तो लॉजिकल कंक्लूजन निकालने को बोलते हैं डिराइव करना, डिड्यूस करना या इन्फर करना, है ना। इन्फ्रेंस बेस्ड पैसेज भी आते हैं आपके बैंक में, जिसमें इन्फ्रेंस निकालनी होती है आपको, तो ये वर्ड है डिराइव्ड। फिर एक वर्ड है डेरोगेटरी, डेरोगेट, इसका मतलब होता है चलो अलग से समझा लेते हैं आपको ले जा करके। डेरोगेट, किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, इसको डेनिग्रेट भी बोलते हैं, बिलिटल भी बोलते हैं। किसी को ये दिखाना यार ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो ऐसा ही है, छोटा मोटी बात है। तो किसी चीज़ को या किसी इंसान को नीचा दिखाने को बोलते हैं डेरोगेट। इसी से एक वर्ड बनता है डेरोगेटरी रिमार्क्स। अक्सर आपने देखा होगा कि उसने कोर्ट में ये बोला कि मेरे पे डेरोगेटरी रिमार्क्स किए हैं इन्होंने, कंपनी ने उस पर केस कर दिया कि इन्होंने हमारे ऊपर डेरोगेटरी रिमार्क्स किए हैं। तो नीचा दिखाने वाले, प्ले डाउन या बिलिटल या डेनिग्रेट करने वाले चीज़ों को बोलते हैं डेरोगेटरी। डेरोगेट से डेरोगेटरी नाम का एडजेक्टिव बना है। डेरोगेट एक्चुअल में वर्ब है, ये सही कर दूंगा मैं बाद में। डिवॉल्व भी वर्ब है, डिराइव भी वर्ब है, डिस्टिल्ड एक एडजेक्टिव है, ठीक है। डिस्टिल्ड मतलब साफ, डिराइव मतलब कंक्लूजन निकालना, ये एक वर्ब है। डिवॉल्व पीछे आना वर्ब है। डेरोगेट मतलब किसी को नीचा दिखाना, ये भी वर्ब है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, है ना। मीनिंग निकालोगे, फिर वर्ड सीखोगे, ऐसे ही रिवीजन से आपके दिमाग में बैठेंगे। कह रहे एंड दोज एम्प्लॉयड इन एवरी ब्रांच ऑफ द वर्क कैन ऑफन बी कलेक्टेड इनटू द सेम वर्क हाउस एंड प्लेस्ड एट वंस अंडर द व्यू ऑफ द डैश या ऑब्जर्वर। अब ये छोटे मोटे बिजनेसेस की बात कर रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा वर्कर नहीं होने चाहिए, है ना, वर्कमैन छोटे होने चाहिए, कम होने चाहिए। और कह रहा है वो लोग जो एम्प्लॉयड होते हैं डिफरेंट ब्रांच ऑफ वर्क में, है ना, 4-5 ब्रांचेज है, छोटा सा बिजनेस है लेकिन ब्रांचेज 4-5 है, तो डिफरेंट ब्रांचेज में जो लोग वर्क करते हैं ना, उनको कलेक्ट किया जा सकता है एक ही वेयर हाउस में, एक ही फैक्ट्री में। तो एक ही फैक्ट्री में सारे बैठे हैं एक ही जगह पे, एक हॉल में, ज़्यादा अलग अलग मत बिठाओ उनको। और कह रहा है वो प्लेस किए जा सकते हैं एक साथ, एट वंस, नज़र के नीचे, एक ऑब्जर्वर की, एक देखने वाले की। तो भाई ऑब्जर्वर से मिलता जुलता कौन सा वर्ड है? देखने वाले से मिलता जुलता, जिसकी नज़र में सबको एक साथ बिठाया जा सकता है छोटे बिजनेसेस में। स्पेक्टर है, रेत है, इल्यूजन है, ओवरसियर है या सल्यूट है। चलो अच्छे सारे के सारे वर्ड्स हैं। स्पेक्टर और रेत दोनों का मतलब होता है भूत, यानी कि घोस्ट। इसको स्पिरिट भी बोलते हैं, और घोस्ट का एक सिनोनिम है स्पूक। स्पूक, ठीक है। स्पूक का मतलब होता है किसी को डराना, है ना, वर्ब फॉर्म में। नाउन फॉर्म में घोस्ट यानी भूत, वर्ब फॉर्म में किसी को डराना। और स्पूकी का मतलब होता है भूतिया, जैसे स्पूकी घर है यानी भूतिया घर है। स्पूक वर्ब भी है, नाउन भी है, और स्पूकी एडजेक्टिव बन जाता है। तो रेत और स्पेक्टर दोनों एक दूसरे के सिनोनिम में भूत, स्पिरिट या स्पूकी की बात करते हैं। तो यहाँ पे भूत भूत की तो कोई बात नहीं हुई थी, देखने वाले की बात हो रही है, भूत की बात नहीं हो रही। फैक्ट्री में भूत नहीं होगा, है ना। इल्यूजन का मतलब होता है आपकी गलत फहमी या कोई धोखा, इसको डिल्यूजन भी बोलते हैं। इल्यूजन, डिल्यूजन, डिसेप्शन भी बोलते हैं ना, डिसेप्शन। तो इल्यूजन अलग चीज़ है, यहाँ भी उसका कनेक्शन नहीं है। फिर एक वर्ड है सल्यूट। सल्यूट क्या होता है समझो, इस वर्ड को ऐसे बताऊंगा तो याद नहीं रहेगा, लेकिन दिमाग में इमेज बनाओ एक। आप रात में अपने घर की खिड़की से देखा, दूर से आपको एक ऐसी एक परछाई सी दिखी अंधेरे में, ठीक है। अब आपको दूर से पहले लगा कि जानवर है, कोई गाय है, कोई भैंस जा रही है। फिर थोड़ा पास में आया तो आपको लगा कोई इंसान है। फिर और थोड़ा पास में आया तो आपको पता लगा कि नहीं ये ना इंसान है ना जानवर है, ये तो कोई गाड़ी है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ना दूर से, इस रूपरेखा को बोलते हैं इंग्लिश में सल्यूट। जैसे आप रास्ते में रात पर जा रहे हो,
पीछे से एक आदमी की परछाई आपको दिखाई दी, आपके आगे आगे आ रही है वो परछाई, तो आपने उसकी सल्यूट को देखा। किसी भी इंसान या एक चीज़ की रूपरेखा जो कहलाती है ना, अस्पष्ट रूपरेखा, उसको बोलते हैं सल्यूट। इस वर्ड को याद करना भी अच्छा है और इसकी स्पेलिंग तो देख ही लेना, स्पेलिंग एरर में वर्ड पूछा जाता है। ये मैं अभी आपको स्पेलिंग इसकी याद करवा दूंगा, ठीक है। लास्ट बचा वर्ड ओवरसीयर, ये वर्ड बना है सी से। जो सी करे वो होता है सीयर, और जो आपके ऊपर निगरानी करे ओवरसीयर। ओवरसीयर का मतलब सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर की निगरानी में सबको प्लेस किया जा सकता है। ओवरसीयर और सुपरवाइजर एक ही बात है, ठीक है ना। सी मतलब देखना, सीयर मतलब देखने वाला, ओवर मतलब ऊपर से, ओवरसीयर मतलब आपके ऊपर निगरानी करने वाला, आपको देखने वाला, सुपरवाइज करने वाला, ओवरसीयर। अच्छा चलो आगे बढ़ो एक बार। ये चारों वर्ड्स के मैंने मीनिंग रखती हैं, ठीक है ना। अच्छा ये ओवरसीयर जो है ना, इसी से एक वर्ड बनता है सीयर। सीयर का मतलब होता है सेंट, और कौन सा, डिवाइन, पहुंचा हुआ, महात्मा। ये वर्ड कैसे बना है, ये महात्मा लोग ऐसे सीयर कहलाते हैं जो बहुत आगे का देख लेते हैं, भविष्य को देख लेना, समझ गए ना। बड़ा आदमी, बड़ा संत जो होता है, जिसके पास अपने पूछने जाते हैं बाबा मेरा बताओ क्या होगा, तो वो सीयर वर्ड यहीं से बनाया हमने, सी के आगे आर लगा के। ये बाबा बहुत दूर तक का सी करता है, इसलिए सीयर का एक सिनोनिम है संत, महात्मा, डिवाइन, सेंट। कनेक्ट कर लेना इसको। अब ये सल्यूट वर्ड है ना, इसको तीन में तोड़ दो। सिल हो और लास्ट में ई डबल टी ई, ऐसे याद हो जाएगी। मतलब मैंने ऐसे की हुई, हो सकता है आपको भी याद हो जाए। सिल हो और ई डबल टी ई, सल्यूट, ठीक है। मैं इसको स्पेलिंग को ऐसे लिखता हूँ, मुझे सल्यूट लिखना होता है ना, तो मैं भूल जाता हूँ कैसे लिखूँ यार, कैसी अजीब सी स्पेलिंग है। तो पहले मैं सिल लिखता हूँ, फिर मैं हो लिखता हूँ, और फिर मैं ऐसे कर लिख देता हूँ, तो याद हो जाती है मेरे को स्पेलिंग, है ना, लिख देता हूँ मैं। तो अगर याद रख सको तो इस तरीके से इसकी स्पेलिंग आप दिमाग में बिठा सकते हो। बड़े आगे नेक्स्ट पे, चलो अब ये बड़े वालों की बात करेगा। करें इन दोज ग्रेट मैन्युफैक्चरर्स ऑन द डैश या ऑपोजिट्स which are destined to supply the great wants of great body of people, every different branch of the work employs so great a number of workmen that it is impossible to collect them all in the same work house। अब ये बड़े वाले बिजनेसेस की बात कर रहा है। कह रहे हैं उन बड़े वाले मैन्युफैक्चरर्स में, ग्रेट मैन्युफैक्चरर्स में, छोटे नहीं, ट्रिवियल या ट्रिफलिंग नहीं, बड़े वाले। कह रहे हैं उसके बिल्कुल उल्टा, ऑन द ऑपोजिट। अब ऑपोजिट के लिए एक वर्ड हमें यहाँ से निकालना है। अब ये कौन से वाले, कह रहा है जो कि बहुत डिस्टाइंड है। देखो वर्ड आया था ना पहले, मेंट, डिस्टाइंड। डिस्टाइंड मतलब जिसके नसीब में लिखा हुआ है। कह रहा है जो डिस्टाइंड है, जिनके लिखा हुआ है कि वो सप्लाई करेंगे बड़ी बड़ी वांट्स को, बड़ी बड़ी ज़रूरतों को, और ग्रेट बॉडी ऑफ पीपल के, एक बड़े ग्रुप ऑफ पीपल के। और कह रहा है ऐसे बिजनेसेस में हर ब्रांच जो है ना, वो वर्क की, वो एम्प्लॉय करती है इतने सारे वर्कमैन को। हर ब्रांच में इतने आदमी मिलेंगे आपको ऐसे बड़े बिजनेस में कि ये बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है कि इनको कैसे इकट्ठा करें, कलेक्ट देम करें सबको सेम वर्क हाउस में। तो अब ये बड़ों वाले बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक वर्क हाउस में, एक वेयर हाउस में, एक फैक्ट्री में, एक ओवरसीयर की निगरानी में बड़े मैन्युफैक्चरर्स को नहीं रखा जा सकता। अब देखो यहाँ एक स्ट्रक्चर बनेगी। ऑन द कॉन्ट्रास्ट लिखें, ऑन द कोरोलरी लिखें, ऑन द कॉन्ट्रेरी लिखें, ऑन द एंटीथेसिस लिखें, या ऑन द इनवर्ट लिखें। सही वर्ड को बना करके इस स्ट्रक्चर को पूरा करना है। अब ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, पहले मीनिंग निकाल लो, फिर स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूँ। चलो देखो, इनवर्ट का मतलब होता है, वर्ड मतलब मोड़ना, और इन मतलब अंदर की तरफ। जैसे शर्ट है, उल्टी कर दिया आपने, अब आपने शर्ट को मोड़ दिया अंदर की तरफ, इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट का मतलब होता है औंधा कर देना किसी चीज़ को। इसी से एक वर्ड बना इंग्लिश में, इन्वर्जन। जनरली क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है। इन्वर्जन में क्या होता है, औंधा कर देते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब, है ना। तो इन्वर्जन, इनवर्ट, किसी चीज़ को समझ गए ना, बिल्कुल उल्टा कर देना, औंधे मुंह कर देना, रिवर्स कर देना। फिर एक वर्ड है कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब होता है ये जो है ना, इन्फ्रेंस। और जो पीछे आपने एक वर्ड देखा था ना, क्या वर्ड देखा था आपने, इन्फर, डिड्यूस, और निकाल ही लेते हैं ना इसको, इससे मिलता जुलता है वर्ड, डिराइव, है ना। डिराइव वर्ड जो है ये एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसी से आप वर्ड बनाते हो डेरिवेशन। डेरिवेशन मतलब जो लॉजिकली कहीं से निकली हो, और इसी को बोलते हैं इंग्लिश में कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब क्या होता है, जो लॉजिकली आपके दिमाग में जो चीज़ आए ना, किसी भी चीज़ के एज ए रिजल्ट, उसको कोरोलरी बोलते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट को बोलते हैं कोरोलरी, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट किसी भी चीज़ का,
है ना। तो अच्छा, ये हो गया इन्वर्ट, ये हो गया कोरोलरी। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है उल्टा, कॉन्ट्रेरी का मतलब उल्टा है, एंटीथीसिस का मतलब है उल्टा। तीनों का मतलब है उल्टा। आ रही बात समझ में? कॉन्ट्रास्ट भी उल्टा, कॉन्ट्रेरी भी उल्टा, एंटीथीसिस भी उल्टा। अब ये ऑपोजिट वाला उल्टा वाला मीनिंग चाहिए, तीनों में से एक यहाँ पे आएगा। तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर पकड़नी पड़ेगी। देखो, कॉन्ट्रास्ट के साथ स्ट्रक्चर बनती है इन कॉन्ट्रास्ट, और कॉन्ट्रेरी के साथ स्ट्रक्चर बनती है ऑन द कॉन्ट्रेरी, है ना। अगर आपको कॉन्ट्रास्ट यूज करना है तो आप लिखते हो इन कॉन्ट्रास्ट, इसके बिल्कुल उल्टा। और अगर आपको वैसे कॉन्ट्रेरी यूज करना है तो आपको लिखना पड़ता है ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बिल्कुल उल्टा। तो दोनों वर्ड्स है तो सेम मीनिंग, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ना, ये ऑन द लगा के जो बता रहा है आपको, ये ऑन द कॉन्ट्रेरी वाली स्ट्रक्चर आपसे लगवाना चाह रहा है, ऑन द कॉन्ट्रास्ट नहीं हो सकता। एंटीथीसिस का मतलब होता है एग्जैक्ट अपोजिट, है ना, एग्जैक्ट अपोजिट। ऐसी कोई स्ट्रक्चर आप कभी नहीं देखोगे ऑन द एंटीथीसिस, है ना। ऐसी स्ट्रक्चर इंग्लिश में नहीं होती, ऑन द एंटीथीसिस। अगर यहाँ लगाना चाहो तो ऐसी स्ट्रक्चर आप रीडिंग करोगे तभी पता लगेगा, ऐसी स्ट्रक्चर बनती नहीं है ऑन द एंटीथीसिस। एंटीथीसिस को यूज करके दिखा देता हूँ मैं। जैसे इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है एंटीथेटिकल, एंटीथेटिकल, इसके बाद में हमेशा टू आता है। दिस इज एंटीथेटिकल टू योर स्टेटमेंट। जो आप ये जो चीज़ बता रहे हो ना, ये आपकी स्टेटमेंट का बिल्कुल उल्टा है ना। द यंगर ब्रदर हैज़ अ बिहेवियर दैट इज एंटीथेटिकल टू द एल्डर ब्रदर। यंगर भाई का, छोटे भाई का ऐसा बिहेवियर है जो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट है, एंटीथेटिकल है बड़े भाई के। तो दो चीज़ें एंटीथेटिकल होती हैं, टू के साथ में इसको अपने यूज़ करते हैं। एंटीथीसिस को ऑन द एंटीथीसिस नाम की कोई स्ट्रक्चर अपने इंग्लिश में नहीं होती। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का गेम था, ऑन द कॉन्ट्रेरी आपका आंसर बन जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, डरने की जरूरत नहीं है ना। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करोगे तभी एग्जाम के लिए रेडी होगे। 7 नंबर देख लो। कह रहा वी कैन रियरली सी मोर एट वन टाइम देन दोज एम्प्लॉयड इन वन सिंगल ब्रांच। तो ये बड़ों वालों की बात कर रहा था, व्यापारों की। कह रहा हम रेयरली देख सकते हैं ज़्यादा को एक साथ, एक ही टाइम पे, वन टाइम, और बजाय किसके, उन लोगों के जो एम्प्लॉयड हैं एक सिंगल ब्रांच में। तो आप बहुत ही रेयरली एक साथ ही देख पाओगे एक सिंगल ब्रांच में जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा लोगों को, ठीक है ना। अब रेयरली के लिए एक वर्ड अपने को यहाँ पे चाहिए। ये थोड़ा सा ईजी है वर्ड, ये वाला, ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा ईजी है। सब लोग ट्राई तो दो इसको। चलो, रेयरली का मतलब होता है ना के बराबर, बहुत ही कम, बहुत ही कम, बिरले ही बोलते हैं ना, बिरले। तो रेयरली के सिनोनिम क्या क्या है? हार्डली, बेयरली, स्केर्सली और सेल्डम। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम और रेयरली एक दूसरे के सिनोनिम है। तो आपका यहाँ पे आंसर बनना चाहिए था सेल्डम, ठीक है। सेल्डम एक दूसरे के सिनोनिम है सारे। अब बाकी के वर्ड देख लेते हैं। बिसीज का मतलब होता है किसी से गिड़गिड़ाना, ठीक है। ऑफन का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली, यानी कि अक्सर। रेगुलरली भी बोल सकते हो। रेगुलरली और ऑफन एक दूसरे के सिनोनिम है, इन अ रेगुलर मैनर या ऑफन। रेंडर का मतलब होता है किसी को कुछ बना देना। एडिटोरियल में ये वर्ड बहुत बार आता है, रेंडर समवन समथिंग। जैसे इन्फ्लेशन हैज रेंडर्ड एवरीथिंग एक्सपेंसिव। इन्फ्लेशन ने हर चीज़ को एक्सपेंसिव बना दिया है। जैसे द एक्सीडेंट हैज़ या द एक्सीडेंट रेंडर्ड हिम क्रिपल्ड। एक्सीडेंट ने उसको क्रिपल बना दिया, ठीक है। क्रिपल मतलब अपाइज। तो रेंडर जिसको बनाया जाता है उसका नाम, चाहे नाउन फॉर्म में चाहे प्रोनाउन फॉर्म में, और फिर एक एडजेक्टिव जिसको जैसा बनाया गया है ना। क्रिपल्ड है, हैप्पी है, सैड है, एक्सपेंसिव है, चीप है, जो भी एडजेक्टिव आप रेंडर के साथ में यूज़ करो। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे अपने को रेगुलरली वाली मतलब रेयरली का मीनिंग चाहिए था, तो सेल्डम अपना आंसर बन गया 7th में। लास्ट क्वेश्चन है अपना। कोशिश करो, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इसमें। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप बड़े इजीली इनको कर पाओगे, है ना। तुक्के वुक्के लगेंगे तब मेरे ख्याल से 1 या 2 आपके सही हुए होंगे, लेकिन कोशिश किया करो 5 में से 1 या 2 वर्ड्स तो आपको कम से कम आते हो। एडिटोरियल्स में करते ही इनको अपने। चलो, कह रहे दो इन सच मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर द वर्क में रियली बी डिवाइडेड इनटू अ मच ग्रेटर नंबर ऑफ पार्ट्स। कह रहा है हालांकि ऐसे मैन्युफैक्चरर्स में, फैक्ट्रीज में, इसलिए वर्क हो सकता है रियली जो वास्तव में डिवाइडेड बहुत ही बड़े नंबर ऑफ पार्ट्स में।
बहुत सारी ब्रांचेज है, 20 ब्रांचेज है ना, 20 ब्रांचेज में हर ब्रांच में 50-50 लोग हैं, 1000 आदमी काम कर रहे हैं एक छत के नीचे, ऐसा हो सकता है। और कह रहे हैं किसके मुकाबले, देन इन दोज ऑफ ए मोर इनसिग्निफिकेंट नेचर, उनके मुकाबले देन जो छोटे नेचर के हैं, इनसिग्निफिकेंट नेचर के हैं, ट्रिवियल नेचर के जो है कंपनियां हैं। कह रहा हालांकि ऐसा है, फिर भी हुआ क्या, कह रहा ऐसा होने के बावजूद, दो ऐसा होने के बावजूद, कह रहे जो डिवीजन है ना वो नियर सो ऑब्वियस नहीं होता, डिवीजन एकदम साफ साफ नहीं होता, एक आदमी को एक से ज़्यादा ब्रांच में भी बिठाया जा सकता है। और कह रहा है इसीलिए हैज़ अकॉर्डिंगली बीन मच लेस ऑब्जर्व्ड, इसीलिए डिवीजन जो है अकॉर्डिंगली बहुत ही कम देखा गया है। बड़े वालों में भी बहुत साफ साफ, ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब साफ, क्लियर, क्लियर टू द आई, जिसमें कोई छुपने छुपाने की बात ना हो, ऑब्वियस है ना, तो इतना ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होता और इसलिए बहुत ज़्यादा देखा भी नहीं गया है, मतलब अकॉर्डिंगली बहुत कम देखा गया, ऑब्जर्व किया गया है। अब ये ऑब्वियस के लिए कौन सा वर्ड अपने यहाँ पे यूज़ करें, ऑल्टर, मैनिफेस्ट, ऑवर्ड, कॉन्टेस्ट या सबवर्ड। चलो पहले इजी वालों से शुरू करते हैं। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है, चेंज करना। मैनिफेस्ट का मतलब होता है प्रकट करना या प्रकट होना। जैसे कृष्ण जी ने, विष्णु जी ने अवतार लिया कृष्ण का, तो लॉर्ड विष्णु मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ एज लॉर्ड कृष्णा, है ना। तो किसी जगह का, किसी इंसान का किसी चीज़ में प्रकट होना, रिवील होना कहलाता है मैनिफेस्ट होना। अब मैनिफेस्ट का एक और मीनिंग भी होता है, इसका दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ को रिवील करना, ठीक है। जैसे द कंपनीज बैलेंस शीट मैनिफेस्ट अ ग्रेट बिजनेस, कंपनी की जो बैलेंस शीट है एक बहुत ही बड़ा अच्छा बिजनेस जो है उसको रिवील करती है, दिखाती है सबके सामने, है ना। तो मैनिफेस्ट का मतलब होता है दिखाना या प्रकट करना, दिखाना या प्रकट करना। खुद को मैनिफेस्ट करोगे तो अवतार ले लोगे, प्रकट हो जाओगे, दूसरी चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। फिर एक वर्ड है ऑबवर्ड, इसका मतलब होता है पूरे तरीके से ऑपोजिट में चेंज कर देना किसी चीज़ को। ये थोड़े से अजीब से वर्ड है ऑबवर्ड और सबवर्ड। ऑबवर्ड का मतलब होता है एकदम जो है ना वर्जन, इसका वर्ड देखो, वर्ड का मतलब होता है मोड़ना, और वर्ड का मतलब है ऑपोजिट दिशा में मोड़ देना। नॉर्थ में जा रही हुई चीज़ को साउथ में कर दिया, ऊपर जा रही हुई चीज़ को नीचे ले आए, है ना, यू टर्न मरवा देना किसी चीज़ को, एग्जैक्ट ऑपोजिट में चेंज करना ओवर्जन कहलाता है। फिर एक वर्ड है कॉन्टेस्ट, ये तो बड़ा इजी सा वर्ड है, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रतियोगिता, है ना। और लास्ट में वर्ड है सबवर्ड। देखो ऑबवर्ड में आप दूसरी दिशा में मोड़ते हो, सब के अंदर आप किसी को अपने नीचे की तरफ मोड़ते हो। सबवर्ड का मतलब होता है किसी को करप्ट कर देना या किसी को डाउनफॉल जो है ना, किसी का डाउनफॉल लाने की कोशिश करना। सबवर्ट करना, नीचे की तरफ लाने की कोशिश करना। सबवर्ट अगर आप किसी गवर्नमेंट को कर रहे हो ना, तो उस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रहे हो। सबवर्ट अगर किसी इंसान को कर रहे हो ना, उस इंसान को गिराने की कोशिश कर रहे हो, उसके मॉरल्स को गिराने की कोशिश कर रहे हो, है ना, उसको करप्ट कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, सबवर्ट कर रहे हो। तो ये वर्ड नाम के वर्ड से इसको याद रखो। वर्ड का मतलब होता है मोड़ना, और वर्ड मतलब उल्टी दिशा में, ऑपोजिट में। सबवर्ट मतलब नीचे की तरफ, सब की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ। तो भैया ये द डिवीजन इज नियर, नॉट नियर सो ऑब्वियस की जगह आप लिख सकते हो मैनिफेस्ट। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? मैनिफेस्ट का मतलब है प्रकट, है ना। एविडेंट, अपरेंट, क्लियर, ऑब्वियस इज मैनिफेस्ट एडजेक्टिव फॉर्म में। और वर्ब फॉर्म में होता है प्रकट करना, प्रकट करना या रिवील करना किसी चीज़ को, गिव करना उसकी एविडेंस को, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव फॉर्म में मैनिफेस्ट नाम का वर्ड ऑब्वियस की जगह पे आ जाएगा। ऑब्वियस मतलब साफ, मैनिफेस्ट मतलब एडजेक्टिव फॉर्म में एकदम साफ। चलिए ये रैपअप करेंगे आज के सेशन को। आधे पौने घंटे की क्लास हो चुकी है ना। नेक्स्ट क्लास आपकी अभी बैठ के बना रहा हूँ मैं। रिवीजन करना पड़ेगा, 40-50 वर्ड्स आपको मिल चुके हैं। महीने में एक बार रिवीजन कर लिया करो। वोकैब वाली सारी पीडीएफ अलग कर लो, जैसे 1 वर्ड की कोई वीडियो हुई है या कोई भी और भी वोकैब का जो वीडियो हुआ है उसको अलग से मार्क कर लो, दिमाग में लिख लो कहीं पे, और वोकैब वहाँ से रिवाइज कर लिया करो। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, पेपर में बहुत काम आएंगे। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।